नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जातिवाद पर जवाब। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा मसला जातिवाद का बनता जा रहा है और विपक्ष के निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। योगी पर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं, जिस पर उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। सीएम ने कहा कि केवल राजपूतों की राजनीति के आरोप पर मुझे कोई दुख नहीं है। भगवान भी इसी जाति के थे, उन्हें क्षत्रिय होने पर गर्व है। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध नहीं है। देश की इस जाति में भगवान ने बार बार अपना जन्म लिया है। अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। हालांकि सीएम योगी ने यह सफाई भी दी है कि उन्होंने जाति के आधार पर सरकार में कोई भेदभाव नहीं किया। सरकार की योजनाओं का लाभ हर धर्म और जाति के लोगों को बराबर मिला है। हम सीएम योगी पर लगे जातिवाद के आरोपों और उनकी सफाई पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता दें कि ये तमाम आरोप क्यों लग रहे हैं। दरअसल यूपी के 75 जिलों में 40% यानी 30 में सामान्य वर्ग के जिलाधिकारी तैनात है। इनमें से 26% ठाकुर तो करीब 11% ब्राह्मण जाति के हैं। प्रदेश के जिलों में एसएसपी और एसपी की तैनाती पर भी नजर डालें तो 18 जिलों की कमान ठाकुर जाति से संबंध रखने वाले के हाथ में है, जबकि इतने ही जिलों की कुर्सी पर ब्राह्मण जाति के एसएसपी तैनात है। अनुसूचित जाति की बात करें तो सिर्फ 4 डीएम शेड्यूल कास्ट से आते हैं, वहीं 5 जिलों के एसएसपी एसपी एससी एसटी हैं। देखिए, ये बताने का मकसद ये है कि जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण विरोधी है, सिर्फ ठाकुरों को तवज्जो देते हैं। अधिकारियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पदोन्नति और जो पोस्टिंग है उन लोगों की ज्यादा है। तो ये बताने का मकसद ये था कि हाँ, वाकई में देखिए ऐसा है, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाकी लोगों को दरकिनार कर दिया गया है या सोच समझ के बिल्कुल चुन चुन के जो ठाकुर वर्ग से आते हैं या उस जाति वर्ग से आते हैं उन्हीं को सिर्फ पदोन्नति दी गई है या उन्हीं की पोस्टिंग की गई है। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सफाई में देखिए कहा है और उन्होंने कहा है हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। ये सब कहने की बातें होती हैं, लेकिन एक पूरी पिक्चर उठा के यदि आप देखेंगे, ग्राफ उठाकर देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिलों में आप देख लीजिए जो बड़े अधिकारी हैं वो निश्चित तौर पर जिस वर्ग से आते हैं, शायद इसीलिए कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का सामना योगी आदित्यनाथ को करना पड़ रहा है। बहरहाल अब विपक्ष ने तो कई सवाल खड़े कर दिए हैं जातिवाद को लेकर। राजनीति में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इलेक्शन में इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक बात तो बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत प्रभाव डालते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर यह भी है कि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो खुद उस वर्ग से आते हैं। उन्होंने स्वीकारा भी है कि उन्हें गर्व है और बहुत सारी चीजें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा है विचारणीय विषय, और जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी कुछ ना कुछ तो है, जिस पर हम विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कपिल मुनि यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। कपिल मुनि यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे ही करना चाहूंगी। जो एक आरोप लग रहे हैं या जो बातें आ रही हैं, एक पुराना कुछ तस्वीरें निकालकर हम देखें तो ये बात है योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वर्ग की यदि बात करूं तो ये बहुत पहले से उनके तरफ से चला आया है। लेकिन अभी जो आरोप लग रहे हैं, जो विपक्ष मुख्य तौर पर कह रहा है कि सिर्फ उसी वर्ग को तवज्जो देते हैं, ब्राह्मणों की इसीलिए नाराजगी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से है, भारतीय जनता पार्टी से है। इस खाई को कैसे पाटेंगे, क्योंकि ये चर्चा करते करते एक वक्त भी हो गया है और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं एक बार फिर यही बात निकलकर सामने आई। देखिए, क्योंकि इलेक्शन से और इलेक्शन में अभी तक ये हो रहा था कि हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष अभी तक इसी बात को लगातार दोहरा रहा था। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, चाहे वो तीनों किसान बिल के वापस होने के बाद में जो उसमें आग में घी डालने का काम विपक्ष जिस प्रकार से कर रहा था उसमें भी विपक्ष फेल हो गया और किसानों का भी कोई मुद्दा नहीं बचा है। लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का मेंटेन हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 4000 से ज्यादा अपराधियों ने स्वयं को सरेंडर करके जेल में चले गए और 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो बचता नहीं है। तो जब विपक्ष देखता है कि स्वयं विपक्ष पूर्ण रूप से मुद्दा विहीन हो गया है
और उसके बाद में सिर्फ एक चीज बचती है कि वो अभी तक तो हिंदू मुस्लिम की बातें स्वयं कर रहा था विपक्ष, जिन्ना का जिन्न भी आ जाता है इसी चुनाव के बीच में, लेकिन अब उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जब विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाता है तो विपक्ष ये मुद्दा उठाता है कि आपने इनकाउंटर ब्राह्मणों के करा दिए, आपने इनकाउंटर क्षत्रियों के करा दिए, आपने इनकाउंटर ढूंढ रहे के मुसलमानों के कराए, यादवों के, मतलब जिसका भी जो भी अपराधी मारा जाए उस पूरे वर्ग का वो लेकर के कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने का प्रयास विपक्ष करता रहा। अब चूंकि उसमें भी फेल हो गया, क्योंकि एक डाटा, एक आंकड़ा जो है 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने रखा और बाकायदा कैबिनेट के सामने रखा और फिर पेपर मीडिया में वो तमाम सारे प्रतिष्ठित चैनल समाचार पत्रों ने उसको प्रकाशित भी किया कि इनकाउंटर में मारे गए कौन कौन से दुर्दांत अपराधी थे, कितने मुकदमे थे, कितने लाख के इनामी थे और किस किस वर्ग के थे। तो उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, उसमें यादव भी थे, मुसलमान भी थे, सारे वर्ग के लोग थे जो अपराधी था, तो उसमें कार्रवाई की गई। अब वो सवाल उठता है ये कि अब अधिकारी की बात लेकर के आए, क्योंकि सारे मुद्दों पे विपक्ष फेल हो गया। अब बात उठा रहे हैं कि आपने अधिकारी नहीं नियुक्त किया, आपने डीएम नहीं बनाया, आपने एसपी नहीं बनाया। देखिए, डीएम और एसपी की नियुक्ति तो मुख्यमंत्री कोई करता नहीं है। क्या होता है कि जो पहले से हैं उन्हीं को काम दिया जाता है। और अभी तक इसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार ये कहती थी कि जो है हमने ऊपर बैठा रखे हैं, नीचे से क्या मतलब है, जबकि जो कार्य का सबसे मुख्य जो संचालन है, ऊपर से कोई कुछ भी करे, लेकिन जो मुख्य कार्य का संचालन है वो थाने का दरोगा करता है, जिले का और तहसील का तहसीलदार करता है उसमें। तो कुल मिलाकर के ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन उन चीजों को नियंत्रण करने का प्रयास करता है, लेकिन जो पूरी कार्रवाई होती है वो थाने स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिले स्तर पे होती है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो थाने स्तर पे ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे किसी वर्ग विशेष को बैठाया गया हो। और हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी योजनाओं का लाभ भी सारे वर्ग को मिला है। और अभी तमाम सारे टीवी चैनलों ने सर्वे किया, चूंकि चुनाव का सर्वे था तो उसमें ये भी सर्वे उभर के आया कि किसको क्या लाभ मिले। अभी हम लोग चुनाव के दरमियान लोगों के घर घर गए हैं और जिन लोगों को जो लाभार्थी रहे उनको सम्मानित भी हमने किया, तो उसमें पता चला है कि एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय का भी है। उसमें जो है जो दलित वर्ग के हमारे लोग हैं उनको बड़ा वर्ग लाभ मिला है, वो चाहे उनको आवास के रूप में कॉलोनियां मिली हो, चाहे शौचालय का लाभ मिला हो, चाहे गैस कनेक्शन का लाभ मिला हो, या उनके खाते में 6,000 रुपए वार्षिक जा रहे हो। तो बिना भेदभाव के सरकार ने काम किया है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया, इसलिए जातिगत चीजें इस तरीके से विपक्ष फर्जी आरोप लगा रहा है। ठीक है, चलिए अकमल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, अकमल जी शायद अभी तक नहीं जुड़े हमारे साथ। सपा का पक्ष रखने के लिए कपिल मुनि यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ कपिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं भी जुड़ा हूँ, मेरी आवाज तो आ रही है। अकमल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूं। चलिए अकमल जी, जातिवाद पे बात हो रही है और जातिवाद पे ये पहली बार चर्चा नहीं है। दरअसल यूपी की सियासत में यदि योगी आदित्यनाथ की हम बात करें और ठाकुर वर्सेस ब्राह्मणों की बात करें, अभी केसी जैन जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया जिसमें एक बड़ा वर्ग मुस्लिम वर्ग भी था। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच नहीं है कि हम किसी एक वर्ग की राजनीति करें या एक वर्ग को लेकर चले, लेकिन चर्चाएं ये भी थी कि ब्राह्मण वर्ग इनसे नाराज है। ये जो चीजें आ रही हैं बार बार ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वाली, ये कितनी उचित है और क्या इन तमाम चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? आदित्यनाथ जी ने कोई पहली बार जाति का नाम नहीं लिया। इसके पहले हनुमान जी की जाति वो बता चुके हैं। हनुमान जी दलित जाति के थे। अब वो एक नया शगुफा लेकर के आए हैं कि भगवान ठाकुर बिरादरी के थे। अब इन लोग का यही तो चरित्र है, इसी पर तो कई बार बात हो चुकी। इनका यही चरित्र है। ये कभी कहते हैं कि राम को हम लाए हैं। राम क्या कहीं ले आए जाने वाले या ले जाए जाने वाले व्यक्तित्व या ऐसा कोई हो कह सकता है, लेकिन ये अधर्मी लोग कहते हैं। उसी तरह से भगवान की जाति बता रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने अपराधियों का सफाया किया। अगर अपराधियों का सफाया हो गया तो मैं पूछना चाहता हूं
इनके नेताओं से कि वो जो सेंगर साहब इनके लिए ये जय श्री राम का नारा निकाल करके जुलूस निकाल करके लगा करके उनका समर्थन कर रहे थे, जो वो बच्ची के साथ बलात्कार और उसके पूरे खानदान की जो हत्या कराई गई, आखिर उनके लिए इनका क्या वो रहा? क्या उनके घर बुलडोजर चला? क्या उनका एनकाउंटर हुआ? नहीं। अभी परसों इलाहाबाद में काजल पांडे नाम की एक बीए की छात्रा का सामूहिक दुष्कर्म हुआ। उसके बाद उसको 80 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया गया, उसकी लाश को। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं बोलने नहीं गए। पूरी तरह से जातिवाद के आधार पर चलने वाली सत्ता, अपराधियों के बल पे चलने वाली सत्ता, जिस मुख्यमंत्री के ऊपर, उप मुख्यमंत्री के ऊपर संगीन धाराओं में 50 से ज्यादा केस हुआ करते थे, इन लोगों ने सत्ता में आकर के अपनी संगीन धाराओं के केस को वापस लिया और एक भी काम जो उन्होंने किया है, जिसको ये कह रहे हैं कि हमने अपराधियों का सफाया किया, अगर अपराधियों का सफाया हो गया तो अपराध उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़ गया? अगर रेपिस्टों का सफाया हो गया तो रेप कैसे बढ़ गए? अगर हत्यारों का सफाया हो गया तो हत्याएं कैसे बढ़ गई? अगर भ्रष्टाचारियों का सफाया हो गया तो भ्रष्टाचार में हमारा प्रदेश अव्वल कैसे है? इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने केवल प्रदेश के लोगों को ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। और आज ये जो अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे सामने यहीं पर बोल रहे थे अभी कि हम लोगों ने राशन देने का काम किया, घर घर जाने का काम किया, ये राशन आपने कब से देने का काम किया और कब तक देंगे, इसका कोई आपने बयान नहीं किया कि हाँ हम कब तक देंगे। ये राजनीतिक रिश्वत दी जा रही है। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों को वरिष्ठ रही है, उनको चावल, दाल और थोड़ा सा नमक दे करके उनकी आत्मा को खरीदने का काम किया जा रहा है। ये पूरी तरह से गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अभी ये बता रहे थे कि घर घर जाकर के इन्होंने प्रचार किया, इन्होंने क्या प्रचार किया कि हमारे गलत नीतियों के कारण 750 किसानों की मौत हो गई किसान आंदोलन में? क्या इन्होंने क्या आत्महत्याएं की हैं कि गलत नीतियों के कारण? इन्होंने क्या करके बताने का काम किया? कई छात्रों ने, बेरोजगार छात्रों ने आत्महत्या की है। करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं पूरे देश में इनकी गलत नीतियों के कारण। आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल खरीदने को व्यक्ति मजबूर है। 200 रुपए में हुआ तेल बिक रहा है। दाल का दाम, सब्जी का दाम कहाँ तक जा रहा है? जाकर के घर घर यही बता रहे हैं, केवल बताने का काम। आपने वहाँ पे नहीं लागू किया जहाँ केवल एक चीज बताने का काम कर रहे हैं। हमने 12 रुपए लीटर पेट्रोल, 12 रुपए लीटर डीजल पे कम किया है। आपकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, चलिए देखिए, मैं बीच में रुकूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जो स्थिति देख रहे हैं, कपिल जी का पक्ष आ जाने दीजिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है अकमल जी, केसी जैन जी प्लीज चुप हो जाइए। कपिल जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ ठाकुरों की राजनीति कर रहे हैं, ठाकुरवाद दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ब्राह्मणों का हित नहीं चाहते और इसीलिए वो वर्ग उनसे नाराज है? पक्ष आने दीजिए। स्कूटी देंगे जबकि ये सपना दिखा रहे हैं, ये कहीं आने वाले भी नहीं है। इनके राहुल गांधी जी तो प्रदेश छोड़ के फरार हो गए, सबको बेसहारा छोड़ करके बेचारों को, सारे बेचारे कांग्रेसियों को बेसहारा छोड़ के राहुल गांधी जी वायनाड चले गए, फरार हो गए। देश की जनता को लूटने का काम किया, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा। अरे जिसने लूटा 70 साल तक वो लूटने का आरोप लगा रहा है। अधर्म का अरे रे क्या बात है, क्या बात है। जो 70 साल तक देश को लूटते रहे, वो लूटने का आरोप खुद लगा रहे। गजब बात है। पार्टी ने जो बनाया। ठीक है केसी जैन जी और अकमल जी प्लीज देखिए, मैं 2-3 बार रोक चुकी हूँ। प्लीज, मैंने कहा ना आपसे, कपिल जी का पक्ष आ जाने दीजिए, उसके बाद जो भी बात है इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कपिल जी, मेरा प्रश्न सुना था आपने? आज उन्होंने भगवान की भी जाति बताई है, ये बहुत निंदनीय है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ को माफी मांगना चाहिए। जी राखी जी। कपिल जी, जो ये बातें हो रही हैं
कि सिर्फ ठाकुरों की राजनीति करते हैं, विशेष वर्ग की राजनीति योगी आदित्यनाथ करते हैं, ब्राह्मणों के साथ भेदभाव है और इसीलिए ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहता है। ये तमाम बातें जो आज आ रही हैं, ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है? कुछ चीजें हुई है, निश्चित तौर पर हुई हैं, या विभिन्न जिलों में जो अधिकारी हैं बड़े बड़े वो निश्चित तौर पर उस वर्ग के हैं, क्या सिर्फ इसलिए या कुछ और चीजें? कपिल जी, मेरा प्रश्न सुना आपने? चलिए, कपिल जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, केसी जैन जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। अभी कपिल जी ने एक बात कही कि निंदनीय है, भगवान को जात बता दी। तो देखिए, ये भगवान की जहाँ तक किस वंश में वो पैदा हुए, ये तो जो है वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। इसको कोई झुटलाया तो नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण अगर यदुवंशी थे तो भगवान राम क्षत्रिय वंशी थे। इसको झुटलाया नहीं जा सकता इस सच को। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे ये आरोप लगता है आप क्षत्रिय हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने अगर ये कहा कि हर एक जाति को अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए और कोई भी जाति छोटी नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है। ये जनता के बीच में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि कोई जाति छोटी नहीं, कोई जाति बड़ी नहीं। जो जिस जाति वर्ग में जिसने जन्म लिया है उसको अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए। अब देखिए, अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी ने कहीं पर भी अपने आप को दलित कहते हुए कहीं पे हीनता का अनुभव नहीं किया और दलितों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। संविधान में तमाम सारे अनुच्छेद उसके लिए बनाए गए। आज अगर वो अपने आप को स्वयं हीन मान लेते तो क्या संविधान में उस तरीके के अनुच्छेद जुड़ पाते? क्या दलितों को जो लाभ आज मिल रहा है क्या वो मिल पाता? वो पहले से उनको अपने आप को दीनहीन मान लेते या स्वयं को अलग कर लेते कि नहीं मैं अपनी जात को या अलग बता के कहते। तो देखिए, जो व्यक्ति जिस जाति वर्ग का है उसको अपनी जाति और धर्म पे गर्व होना चाहिए और उसका पालन करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, लेकिन जो व्यक्ति जिस जात जिस धर्म का है, कोई भी जाति कोई भी धर्म छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहने का मतलब स्पष्ट रूप से था, क्योंकि साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी कि कोई भी व्यक्ति अपनी जात को छोटा न समझे, अपनी जात पे गर्व करना चाहिए, जैसे मैं अपने जात और धर्म पे गर्व करता हूँ। तो दूसरी बात ये कि देखिए, जाति और धर्म आ कहाँ से गई राजनीति में? ये जाति और धर्म की आज विपक्ष बातें क्यों करने लगा? ये विकास की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी जिन्ना का जिन ले आते हैं। पिछली बार के चुनाव में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं कहा कि हमने गोलियां चलवा के अच्छा काम किया था। कांग्रेस के साथी ये भी कह रहे थे आप राशन बांट रहे हैं, ये एक तरीके से आप घूस बांट रहे हैं। अरे वाह, अगर हम गरीबों के लिए काम करें तो वो आपको घूस दिखाई देती है। हाँ, आपकी तरीके से हम करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला नहीं कर रहे। आपकी तरीके से जीजा जी हमारे करोड़पति अरबपति नहीं हो गए कि 3 लाख रुपए से व्यापार किया और 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई वाड्रा जी की। उस तरीके का कार्य हमने नहीं किया। तो जाति और धर्म पे आप लोग क्यों आ गए? आप तो विकास पे चर्चा करने वाले थे, विकास पे आज चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? डेवलपमेंट पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अकमल जी क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मिनट, ठीक है, एक मिनट अकमल जी, आ रही हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि जो कपिल जी हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनका पक्ष नहीं आ पा रहा है। कपिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? कपिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कपिल जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यू है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है टेक्निकल टीम से देखिए कपिल जी क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अकमल जी अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, अभी हमारे जैन साहब जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक बात कही कि अंबेडकर जी एक जाति के थे और उस जाति दलित के लिए उन्होंने काम किया। मान्यवर दलित जाति के थे और वो पीछे रह जाते, ये शब्द इन्होंने कहा। इनको बताना चाहूंगा, इनसे पूछना चाहूंगा, वो कौन सी जातियां थीं जिनके कारण अंबेडकर जी को लड़ाई लड़नी पड़ी? क्या इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे आप? आपने सीधे सीधे कह दिया। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश का विकास किया है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश का निर्माण किया है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कंपनियां बनाई। पंजाब में और राजस्थान में आपने कितने रुपए पेट्रोल डीजल पे कम किया? पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आ रहा हूँ, आदित्यनाथ जी की सरकार ने 12 रुपए पेट्रोल पे 12 रुपए डीजल पे कम किया।
आप जरा महंगाई का देखिए। रोना रो रहे थे, कहाँ 200 रुपए में अब तेल है, बात सुनिए, कहाँ 100 रुपए पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में 12 रुपए कम होने के बाद में 90 रुपए के अंदर आ गया दोनों चीजों के रेट। और सरकार उस घाटे को बर्दाश्त मैंने कर कहा रही है, देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, आप सब लोग बहुत सम्मानीय हैं, मुझे बार बार इंटरप्ट करने की जरूरत है नहीं। तो बचा के रखें, पूरे देश की गरिमा गिरा दिया। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश में कई पूरे विश्व में देश का कई बार उन्होंने सम्मान गिराया। कम से कम डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री का गिरवी रखे हुए थे। देखिए ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, प्लीज हम जातिवाद और जिस चीज पर बात कर रहे हैं उस पर रहिए, वरना फिर मैं नहीं बोलने दूंगी। पार्टी के लोगों को चैलेंज अगर वाड्रा गलत है तो हैसियत के साथ केंद्र में 5 साल से प्रदेश में थी, आप वाड्रा को जेल भेज करके दिखा रहे होते हैं। आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि आप झूठे लोग हो, आप लोग झूठ बोलकर राजनीति करते हो, आप झूठ बोल करके केवल बदनाम करने की राजनीति करते हो। आप लोग एक नंबर के अधर्मी हो, आप लोग धर्म के नाम पर भगवान को धोखा देते हो, आप लोग वोट के लिए जनता को धोखा देते हो, आप धोखेबाज। लोग जेल गए, कितने लोग जेल गए आपकी सरकार में, आपकी सरकार में बैठे हुए कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री जेल गए आपकी सरकार के। गरीबों को, मजलूमों को, मजदूरों को, महिलाओं को लूटने का, बर्बाद करने का काम किया। जब आपको नहीं बताने के लिए तो रटाया वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है। बताओ, हनुमान जी की जाति बताने का क्या उद्देश्य था? आपने हनुमान जी की जाति बताने का क्या उद्देश्य क्यों फरार हो गए भाई? आप हनुमान जी को लाएंगे, रामचंद्र जी को लाएंगे, आप हनुमान जी की जाति बताते हो। हनुमान जी दलित थे, भगवान ठाकुर थे। आप अम्बेडकर की बात, आप अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, अम्बेडकर ने अपनी जिस जाति की लड़ाई लड़ी वो कौन सी जातियां थी जो अम्बेडकर की जन्म? बाड्रा क्यों फरार हो? वो राहुल गांधी क्यों फरार हो गए उत्तर प्रदेश में? आपको छोड़ करके चलिए आप लोग पता नहीं कहाँ चले जाएंगे इस चर्चा में। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, शायद एक बार फिर से कपिल जी, मुझे लगता है सवाल उनसे बहुत महत्वपूर्ण थे लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। कपिल जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अब आप? नहीं, मैं कनेक्ट हूँ, आप सवाल कर सकती हैं, मैं कनेक्ट हूँ। हाँ, बहुत देर बाद बहुत स्पष्ट रूप से आवाज आई है। प्लीज केसी जैन जी और अकमल जी, प्लीज मेरा उनसे प्रश्न हो जाने दीजिए। बहुत देर बाद कनेक्ट हुए हैं, कुछ ही मिनट्स रह गए हैं। मेरा सवाल ये है कि बार बार ये जो बात कही जा रही है या जो आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर कि ठाकुरों की राजनीति करते हैं, ठाकुरवाद दिखाते हैं, ब्राह्मणों से कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छा नहीं है, ब्राह्मण वर्ग बीजेपी से नाराज है। और यदि ऐसा नहीं है, यदि योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं करा है उन्होंने, यदि आरोप झूठे हैं, तो फिर ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, पवन सिंह, राजा भैया जैसे माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये जो तमाम चीजें आ रही हैं सामने, इनका कितना प्रभाव पड़ेगा और ऐसा क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी को? राखी जी, सबसे पहले आपको और हमारे जितने साथी पैनल पे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मुद्दा है बहुत ही स्पष्ट और सादा मुद्दा है। देखिए, जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की 17 मार्च 2017 को, 17 मार्च 2017 को भी 19 में शपथ लिया था। फिर उन्होंने संविधान की शपथ लिया था, लेकिन संविधान की शपथ लिया हुआ व्यक्ति नागपुर द्वारा संचालित संविधान के हिसाब से पूरे प्रदेश को चलाना चाहते हैं। ये तो ये नहीं चल पाएगा। आरोप इनके ऊपर इसीलिए लग रहे हैं कि भारतीय संविधान के हिसाब से इस प्रदेश को नहीं चलाए हैं। अगर भारतीय संविधान के हिसाब से जिसकी शपथ लेकर के शपथ ले मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, उस संविधान के हिसाब से अगर इस प्रदेश को चलाए होते तो निश्चित तौर पे 68,500, 69,000, 72,000 की भर्तियों में इन्होंने आरक्षण का पालन किया होता। यह नागपुर के संविधान से पूरे प्रदेश और देश को चलाना चाहते हैं, इसलिए इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ठीक है, केसी जैन जी, कोई जवाब है इनका? और एक सवाल और छोटा सा मेरा, क्योंकि समय की सीमा हो गई है। जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे अभी, जिन माफियाओं के नाम लिए थे, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा आरोप है सबसे बड़ा विपक्ष का। तो देखिए, विपक्ष आरोप भी लगा रहा है, विपक्ष उनको टिकट भी दे रहा है। वही अभय सिंह जी हैं जिनपे यही समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि अपराधी है। अगर समाजवादी पार्टी स्वयं मान रही कि वो अपराधी है, फिर उनको टिकट क्यों दे रही है समाजवादी पार्टी? हाँ, कपिल जी बोलिए। और मुरादाबाद से इन्होंने 6 की 6 सीटों पे मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं।
एक भी दूसरे जाति वर्ग का इनको पार्टी प्रत्याशी के नहीं मिला। जो मुखिया और है, जिन्होंने अपराधी है, जिन्होंने सरकार चलाई है 5 साल, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उनके ऊपर 307 के मुकदमे दर्ज है। प्रत्याशियों के केशव ऊपर प्रसाद मौर्य तो इनके ऊपर 302 के मुकदमे दर्ज है। समाजवादी पार्टी माफियागिरी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जिनके मुखिया के ऊपर खुद दर्जनों मुकदमे दर्ज है, जिनके डिप्टी के ऊपर कई दर्जन मुकदमे दर्ज है, वो भी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। आज ये लोग बात करते हैं। लीजिए भाई, देखिए, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा वक्त लगा कपिल जी को कनेक्ट होने में, लेकिन ये जो चर्चा थी वो और काफी रोचक और दिलचस्प हो सकती थी। मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है, मैं सभी को बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। फिर कभी इस मुद्दे पर दोबारा बैठेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, जातिवाद यूपी की सियासत में कोई नया विषय नहीं है, हमेशा होता आया है। जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और जो चीजें अभी चल रही हैं उस पर देखिए धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया। हालांकि कपिल जी थोड़ा देर से जुड़े क्योंकि उन्हीं का मुख्य पक्ष आना था, काफी लेट वो कनेक्ट हो पाए हैं, पर ठीक है, फिर भी दोबारा कभी इस चर्चा में बैठेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो वोटिंग की डेट है, मतदान की डेट है, वो नजदीक आ रही है। ऐसे में और चीजें ऐसी निकलेंगी और निश्चित तौर पर इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, ये तो वाकई हम देख सकते हैं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।